अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 के हम लोग को ये दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, 4.2 और 4.4। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये DTFT के बारे में। अच्छा, हम लोगों ने DTFT यानी कि डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म इस चैप्टर में कंप्यूट करना सीखना है और उसके अलावा फिर हम लोगों ने ये भी देखना है कि इस ट्रांसफॉर्म को सिस्टम्स पे लगा के सिस्टम्स के आउटपुट हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके मुतालिक दो चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी सी क्लियरली पता होनी चाहिए। एक तो पहली बात ये है कि हम लोगों ने इससे पिछले चैप्टर में जी ट्रांसफॉर्म सीखा था, तो हमें फिर DTFT मतलब DTFT एक और तरह का ट्रांसफॉर्म है। व्हाई डू वी नीड दिस? अगर हमें जी ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करना आता है और उसको हमने इतनी डिटेल से पढ़ा है। इसका एक जवाब तो ये है कि जो जी ट्रांसफॉर्म है वो सिग्नल की टाइम या फिर फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता। ठीक है, सिग्नल को अगर हम लोगों ने या सिस्टम को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में लेके आना है तो फिर हमें उसके लिए DTFT चाहिए होता है। जी ट्रांसफॉर्म ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, इसकी एक तो मतलब वजह ये है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल या सिस्टम को एनालाइज करना चाहते हैं। फिर हम ये भी देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास सिग्नल्स साइनसॉइडल हो या साइन वेव को साइन वेव, तो फिर सिग्नल किस तरह से हम उसे कंसिडर करें, सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, तो उसके लिए DTFT ज़्यादा बेहतर टूल है। अच्छा, और उसके अलावा एक बात और जो कि हमें DTFT के हवाले से पता होनी चाहिए, उसको अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि DTFT में जो एक पार्ट है ना FT का, दैट स्टैंड्स फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हम ज़रा पहले समझते हैं और फिर उसके बाद हम DT की तरफ जाएंगे, डिस्क्रीट टाइम की तरफ जाएंगे। अच्छा, जो फोरियर है बेसिकली ये एक मैथमेटिक्स का टूल है जिसको इस्तेमाल करके टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन से वापस टाइम डोमेन में कन्वर्जन की जा सकती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अच्छा, अब हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं सिग्नल्स की। अगर हमारे पास टाइम डोमेन में सिग्नल पीरियोडिक है तो इसके ऊपर जो फोरियर का टूल अप्लाई होता है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी सीरीज़, फोरियर सीरीज़। और अगर हमारे पास सिग्नल ए पीरियोडिक हो तो इसके ऊपर जो फोरियर का टूल अप्लाई होता है दैट इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो एक तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि फोरियर सीरीज़ और फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या फ़र्क है। फोरियर सीरीज़ जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल है पीरियोडिक सिग्नल्स के ऊपर। ये पीरियोडिक सिग्नल्स को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को टाइम डोमेन में कन्वर्ट करके हमें दिखाता है कि उससे फ्रीक्वेंसी कॉन्टेंट्स कैसे हैं या फ्रीक्वेंसी कॉन्टेंट्स अगर हो तो टाइम कॉन्टेंट्स कैसे हैं। और इसी तरह से ए पीरियोडिक सिग्नल्स के ऊपर जो फोरियर टूल लगता है दैट इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म। और ये हमें किसी ए पीरियोडिक सिग्नल की टाइम डोमेन की इन्फॉर्मेशन को फ्रीक्वेंसी डोमेन इन्फॉर्मेशन या वाइस वर्सा ये करके दिखाता है या करने में हेल्प करता है। अच्छा, अब FS और FT तो आ गए। अगर हम इसको इस्तेमाल करें या अप्लाई करें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के ऊपर तो ये DTFS हो जाएगा। और अगर हमारे पास जो एपीरियोडिक सिग्नल्स हैं वो जिसके ऊपर हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है कि वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं तो ये DTFT हो जाएगा। ठीक है, तो DTFS चूँकि एक ऐसा टूल है जिसको जो बड़ा बेसिक है और इस्तेमाल यूजली नहीं होता क्योंकि हमारे पास सिग्नल्स पीरियोडिक नहीं होते। सिग्नल्स आर ऑलवेज एपीरियोडिक। तो इसलिए DTFS हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा समझेंगे और इसको कॉन्सेप्चुअली समझने के बाद हम DTFS की क्वेश्चन से ही DTFT डिराइव करेंगे। तो इसीलिए ये जो चैप्टर इसमें 4.1 नहीं है, 4.1 इज़ ऑल अबाउट DTFS। ये चैप्टर DTFT से शुरू होता है यानी कि 4.2 से, लेकिन हम लोगों ने DTFS को थोड़ा सा टच करते हुए फिर 4.2 की तरफ जाना है।
अच्छा, अब बेसिकली जो फोरियर सीरीज़ होती है, अगर आप लोगों को याद हो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के ऊपर जब फोरियर सीरीज़ हम अप्लाई करते थे, जैसे कि स्क्वायर वेव, उसके ऊपर हम लोगों ने चूँकि ज़रूर ट्रायंगुलर वेव या स्क्वायर वेव के ऊपर करते हैं, तो ये हमें थोड़ा सा याद ही होता है। तो अगर आपको याद हो तो इस तरह के सिग्नल के ऊपर फोरियर सीरीज़ अप्लाई करके हम एक इस तरह का फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल जो है वो कंप्यूट किया करते हैं, जिसमें एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है, चूँकि ये ज़ीरो के ऊपर और नीचे एक जितना सिचुएटेड है, जिसमें डीसी कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है। एक इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट, फिर उसका थर्ड हार्मोनिक, उसका फिफ्थ हार्मोनिक, उसका सेवंथ हार्मोनिक एंड सो ऑन, और ये इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मिलकर ये टाइम डोमेन सिग्नल बनाते हैं। इसी तरह से अगर मैं ट्रायंगुलर सिग्नल की बात करूँ, टाइम डोमेन में हमारे पास अगर ट्रायंगुलर सिग्नल हो तो उसके ऊपर हम फोरियर सीरीज अगर अप्लाई करें तो इसी तरह से मुझे इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मिलेंगे, जो कि मिलजुल कर ये जो टाइम डोमेन का सिग्नल है वो बनाएंगे। अच्छा, एंड वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस कि साइन वेव या कोसाइन वेव है, उसमें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है। अच्छा, अब जो फोरियर सीरीज़ की एप्लीकेशन है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के ऊपर, उसमें एक तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स नहीं होते, ठीक है। अनलाइक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, जब हमारे पास फोरियर सीरीज़ अप्लाई होती है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के ऊपर, ठीक है। फोरियर सीरीज़ व्हेन इट इज़ अप्लाइड ऑन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, तो हमारे पास फाइनाइट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आते हैं। अच्छा, अब एक आगे इस जुमले के बाद एक बड़ा नेचुरल सवाल है कि फाइनाइट कितने हैं। तो ये डिपेंड करता है सिग्नल के पीरियड पे, ठीक है। अच्छा, अब सिग्नल के पीरियड पे जो कि डिपेंड करता है, इसलिए हमें सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी है या हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक पीरियोडिक सिग्नल बना हुआ है टाइम डोमेन में, हम मतलब एक्सेस इसको एन कहेंगे, ये मेरे पास एक्स ऑफ एन है, और लेट सपोज कि मेरे पास ये सिग्नल है, ठीक है। तो इस तरह का सिग्नल, ठीक है। तो मुझे ये बहुत ज़रूरी कि मुझे पता हो कि इस सिग्नल का पीरियड कितना है, और जस्ट फॉर इन्फो इस सिग्नल का पीरियड जो है 4 है। ये जो अब ये वाला सैंपल है ये नए पीरियड में शामिल होगा। ये एक ऐसी गलती है जो कि हमसे अननोइंगली हो जाती है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में, क्योंकि हमें कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की ज़्यादा आदत होती है, तो हमें ये लगता है कि इस पॉइंट पे पीरियड ख़त्म हो रहा है, हमने उसी पॉइंट से अगला पीरियड शुरू करना है। तो नहीं, हम लोगों ने एक ऐसे सैंपल के ऊपर पीरियड ख़त्म करना है कि जिसके बाद का सैंपल हमारे इस वाले पीरियड का स्टार्टिंग पॉइंट हो, ठीक है। ओके, तो अगर लेट्स सपोज कि मैं इस तरह का सिग्नल, मेरे पास एक्स ऑफ एन है जिसमें एन 4 है, और इस तरह के सिग्नल के ऊपर अगर मैं फोरियर सीरीज अप्लाई करूँ तो मुझे जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मिलेंगे दे विल ऑलवेज बी 4 इन नंबर, यानी कि 4 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मिलकर ये वाला सिग्नल बना रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास अगर एक ऐसा सिग्नल हो जिसमें सिर्फ जिसका टाइम पीरियड 2 हो, मैंने आपको एक दफ़ा इस चीज़ का जिक्र किया था कि 2 से कम पीरियड नहीं हो सकता, मतलब n इज इक्वल टू 1 कैन नॉट बी टाइम पीरियड ऑफ एनी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो n इज इक्वल टू 2 मेरे पास मिनिमम पॉसिबल टाइम पीरियड है। तो अगर इस तरह का कोई सिग्नल हो तो तब इसका मतलब है कि उसके जो फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्विवेलेंट सिग्नल होगा उसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होंगे। अच्छा, अब इस थोड़ी सी तमहीद के बाद ये इक्वेशन जो हमारे सामने लिखी हुई है ये एक सिंथेसिस इक्वेशन है। सिंथेसिस इक्वेशन का मतलब ये है कि हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं। ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो हैं दे आर फ्रॉम दे रेंज फ्रॉम 0 to n-1, यानी कि टोटल n इन नंबर वेयर n इज अ टाइम पीरियड ऑफ x ऑफ n, और इन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को अगर हम मिलाएं तो हमारे पास सिग्नल x ऑफ n बनता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी मतलब अगर आप इस कंपोनेंट को गौर से देखो तो हर किसी का अपना एम्पलीट्यूड है c ऑफ k, मतलब अगर मैं पहले कंपोनेंट की बात करूँ तो उसका एम्पलीट्यूड c ऑफ 0 होगा, c1 c2 एंड सो ऑन, और उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ा था कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक्स एन
एक सिग्नल है जो कि इक्विवेलेंट है e रेज़ टू पावर j ओमेगा n के। तो एक तो ये तभी पीरियोडिक सिग्नल होगा अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस की जा सकेगी इस तरह से। तो इस सिग्नल का जो सेकंड हार्मोनिक होगा जिसको हम x टू n कह सकते हैं, वो एक्सप्रेस किया जाएगा इस तरह से। और अगर मैं यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी को देखूँ तो लेट मी राइट इट ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक, तो वो लिखी जा सकती है इस तरह से, ठीक है, एंड सो ऑन। तो हम लोगों ने उस वक़्त ये चीज़ भी समझी थी चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हुए कि मेरे पास अगर सिग्नल का टाइम पीरियड n है, तो इस तरह के सिग्नल के जो टोटल नंबर ऑफ हार्मोनिक्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो n इन नंबर, ठीक है। बिकॉज n+1 हार्मोनिक हम जब बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें वापस वही सिग्नल मिलेगा x ऑफ n, और इसको हम लोगों ने बड़ी डिटेल में चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था। ओके, तो अगर फोरियर सीरीज़ आपको याद हो तो इसमें चूँकि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में इनफाइनाइट हार्मोनिक्स होते हैं, तो अगर हम एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल देख रहे हैं तो वो इनफिनिट हार्मोनिक से ही मिलके बनेगा। लेकिन अगर हम एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल देख रहे हैं, ठीक है, जिसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है n, मिसाल के तौर पे 4, आपके सामने जो सिग्नल बना हुआ है इसका टाइम पीरियड 4 है, तो 4 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स यानी कि एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल और 3 हार्मोनिक्स, ये 4 सिग्नल्स मिलकर ये वाला सिग्नल बनाएंगे, ठीक है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होता है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के टोटल हार्मोनिक्स कितने हो सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास सिंथेसिस इक्वेशन है, यानी कि बनाए जाने वाली इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि n फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मिलकर सिग्नल x ऑफ n बना रहे हैं। फिर हमारे पास एक एनालिसिस इक्वेशन होती है। अच्छा, जो एनालिसिस का लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ को हम जब सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि हम सिग्नल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं स्मॉल चंक्स में, ठीक है। सिग्नल इज़ बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल चंक्स या स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। और जब हम एनालिसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सिस्टम से, जिसका मतलब होता है कि वी आर इंटरेस्टेड इन डिटर्मिनिंग आउटपुट। तो सिग्नल्स को एनालाइज करना मतलब सिग्नल्स के आप समझो कि हिस्से बखरे कर देना, उसको चंक्स में डिवाइड कर देना, और सिस्टम्स को एनालाइज करना, इसका मतलब ये है कि सिस्टम की आउटपुट निकालना। तो अभी जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ की एनालिसिस इक्वेशन है, इसका मतलब ये है कि हम सिग्नल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हम उसके सी ऑफ केस जो हैं वो डिटर्मिन कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हम पीरियड के लिहाज से सी ऑफ केस डिटर्मिन करेंगे। अगर हमारे पास पीरियड 4 है तो हम इंटरेस्टेड होंगे फाइंड आउट करने में C1 से लेकर C4 तक हम जा सकते हैं। हम वी नीड टू फाइंड आउट 4 कंपोनेंट्स, ठीक है, या फिर हम C0 से लेकर C3 तक जाते हैं। इन एनी केस हमें टोटल 4 कंपोनेंट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं, या टोटल n कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं इन जनरल। अच्छा, अब हम थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए ज़रा DTFS की इक्वेशन को अप्लाई करना और उससे आउटपुट निकालना सीखते हैं। अच्छा, हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल्स जो है ना, वो 2 उसकी ऑप्शंस हो सकती हैं कि हमें 2 तरह से गिवन हो सकते हैं। मैं यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि फिर हम इस स्लाइड से ना थोड़ा सा जल्दी से गुजरें। हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल्स, बेशक वो डिस्क्रीट टाइम हो या कंटिन्यूस टाइम हो, अभी हम चूँकि डिस्कस तो सिर्फ डिस्क्रीट टाइम ही करेंगे। पीरियोडिक सिग्नल्स जिनके ऊपर एक्चुअली हमने फोरियर सीरीज़ अप्लाई करनी होती है, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ फॉर देयर वैल्यूएबिलिटी। एक तो ये है कि हमें उनकी इक्वेशन गिवन हो, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमें उनका प्लॉट या उनकी जो भी एक फिगर बनी हुई है, ठीक है, सिग्नल प्लॉट हम इसे कहेंगे, या दूसरा जो पॉसिबल उसकी ऑप्शन है वो ये कि हम उसे फिगर कह सकते हैं। अच्छा, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल्स की अवेलेबिलिटी के, और हमें इन दोनों को देखते हुए फ्रीक्वेंसी सीरीज़ अप्लाई करनी आनी चाहिए, या फिर हमें उसको उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो कि मिल-जुल के ये वाला पीरियोडिक सिग्नल बनाएंगे, वो वाले फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हमें निकालने आने चाहिए। तो अभी ये जो स्लाइड हमारे सामने है, इससे हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, और हम देखेंगे कि अगर इक्वेशन की अवेलेबिलिटी से फोरियर सीरीज़ कैसे अप्लाई हो सकती है या कैसे निकल सकती है।
अच्छा, अब हमें जो x ऑफ n गिवन है दैट इज़ इक्वल टू cos π/3n। अच्छा, और पहले तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये है कि हमने फाइंड करना होता है कि गिवन सिग्नल का n कितना है। n निकलेगा तो हम फिर आगे कंप्यूटेशन कर सकेंगे उतने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स की। तो हमारे पास जो ओमेगा इस इक्वेशन एग्जांपल में गिवन दैट इज़ π/3, और हमें इसको ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको हम कह सकते हैं 2π/3 इंटू 2। ठीक है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ये मेरे पास आ गया 2π/6। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद फिर हम इसका n देखते हैं एंड n इज इक्वल टू 6 हेयर। अच्छा, ओके। तो जो पहला हम लोगों ने काम करना होता है, बेशक हमें इक्वेशन गिवन हो या फिर हमें हमारे पास कोई प्लॉट गिवन हो, कि हम लोगों ने एन डिटरमिन करना होता है। एन डिटरमिन करने के बाद अब हम सी केस डिटरमिन करेंगे। अच्छा, इक्वेशन की फॉर्म में थोड़ी सी आसानी ये होती है कि जैसे हाफ पर साइन या कोसाइन इक्वेशन है कि वो डायरेक्टली ब्रेक डाउनेबल होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास cos π/3n है, तो इसको हम लिख सकते हैं खैर इसको मुझे पहले तो cos 2π/6n लिखना चाहिए, और उसके बाद मुझे इसको लिखना चाहिए e raised to power j 2π/6 into n प्लस 1/2 e raised to power माइनस j 2π/6 n। ठीक है, ये हम लोगों ने कॉस जो जो हमें इक्वेशन गिवन थी जो भी, इसको हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में स्प्लिट कर लिया। अच्छा, थोड़ी सी अगर हम इसकी वॉर मैनिपुलेशन करें वो तो वो कुछ इस तरह की होगी कि ठीक है, और e raised to power j 2π/6 here I can write -1 और n। ठीक है, अब इस वाली क्वेश्चन में मेरे पास k का कोई और कंपोनेंट नहीं है, और k के जो टोटल कंपोनेंट्स हैं जो मुझे चाहिए या जो मिलकर इस क्वेश्चन को बनाएंगे दे मस्ट बी 6 इन नंबर। अच्छा, ओके, ये अब ये दोनों बातें जो है हमने पैरेलल में रख के सोचनी है। तो ये कि हमें टोटल जो सी ऑफ केस चाहिए दे मस्ट बी 6 इन नंबर, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो कोसाइन रेट गिवन है उसके रिजल्ट में मुझे सिर्फ यही दो एक्सप्लेनेशंस मिल रहे हैं। अब जो बाकी चार हैं वो बेसिकली मौजूद होंगे ज़ीरो मैग्नीट्यूड के साथ। अच्छा, ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि ये हमेशा से पता लगा कि ये जो दो कंपोनेंट्स आपके सामने गिवन है, जिससे मैंने जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है उसके साथ एक फैक्टर को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया विच इज़ 1, और एक फैक्टर को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया विच इज़ -1। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि ये मेरे पास मैग्नीट्यूड बन गया, इसको मैं C1 कह सकती हूँ, और ये मेरे पास ओमेगा n, और इसी तरह से ये जो है मेरे पास मैग्नीट्यूड बन गया C सबस्क्रिप्ट -1 e raised to power j ओमेगा n। तो मेरे पास ये बेसिकली जो कंपोनेंट है ये k की वैल्यू 1 के लिए है, और ये जो कंपोनेंट है मेरे पास इस k की वैल्यू -1 के लिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास k की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे मेरे पास k की वैल्यू -1 है। तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं इसको प्रोसीड किस तरह से करूँ। मतलब मुझे कंसेक्टिव 6 कोफिशिएंट्स चाहिए के। ठीक है, तो अगर मैं शुरू करूँ -1 से, -1 0 1 2 3 और 6। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला अवेलेबल है, ये वाला अवेलेबल है, और मेरे पास बाकी जो है वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये प्लॉट होगा इस तरह से, आपके सामने है, ये प्लॉट गिवन भी है। अच्छा, अब इसको हम लोगों ने ना एक और चीज़ भी यहाँ पे समझनी है कि व्हाट इज़ के। इसका मैं थोड़ा साइज भी इंक्रीज कर देती हूँ।
अच्छा, सी ऑफ के, और बेसिकली हम इधर सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो मेरे पास जो ज़ीरो, यानी कि सी ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, सी वन इज इक्वल टू 1/2, के की वैल्यू 2 के ऊपर ज़ीरो है, 3 के ऊपर ज़ीरो है, 4 के ऊपर ज़ीरो है। अच्छा, और इसी तरह से मेरे पास -1 के ऊपर भी 1/2 है, और ये मेरे पास जो है ना, जो टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं, या छः फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, जो कि मिलकर ये वाला सिग्नल बना रहे हैं, cos π3n, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि हमारा जो जो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है ना, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का, इट इज़ बेसिकली पीरियोडिक इन नेचर। तो हम लोगों ने इस वक्त अपनी जो फंडामेंटल रेंज चूज़ की है, या जिसको हम क्या कहना चाहिए, डिस्प्ले मैंने की आपके सामने, वो इस तरह से है। मैं थोड़ी देर में आपको समझाती हूँ कि ये ओमेगा के टर्म्स में क्या होगी, लेकिन ये सिग्नल बेसिकली रिपीट होता जाएगा। इसके बाद मुझे वापस इस तरह का सिग्नल मिलेगा, और इसी तरह से इस तरह का सिग्नल इसके पीछे मिलेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ये सिग्नल जो रिपीट होता जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो एक और समझने वाली बात है ना ज़रूरी, वो ये है कि क्या है कि बेसिकली हार्मोनिक नंबर है, लेकिन अगर मैंने सी के को प्लॉट करना हो वर्सेस ओमेगा के, ठीक है, तो फिर मेरे एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आएगा? अगर ये तो मैंने सी के को वर्सेस के प्लॉट कर दिया, और ये मैंने इंटेग्रल नंबर्स लिख दिए, तो इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन मैं ये देखना चाह रही हूँ कि सी के अगेंस्ट कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, तो दैट आई मस्ट नो, या मुझे के को देखते हुए ओमेगा के में ट्रांसफॉर्मेशन करनी आनी चाहिए। तो के की वैल्यू अगर ज़ीरो होगी, तो ऑफ कोर्स ओमेगा के भी ज़ीरो होगा। अच्छा, पहले तो हम के और ओमेगा के का ज़रा रिलेशनशिप देख लें कि ओमेगा के इज़ बेसिकली इक्वल टू ओमेगा इंटू के, ठीक है। ओमेगा इंटू के का मतलब है 2π/n डॉट के। अच्छा, इसका मतलब ये है जब के की वैल्यू 1 है, तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट वुड बी 2π/n। इसको मैं 6 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दैट इज 6। अच्छा, ओके, के की वैल्यू अगर 2 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2π/6 इंटू 2, और इसी तरह से जब ये जैसे 5 है, तो ये लिखा जाएगा 2π/6 इंटू 5। तो हम यहाँ से अच्छा, पर एक हम ये भी देख लेते हैं, 2π/6 इंटू -1, और इस तरह से हम ये पीछे की तरफ जाते जाएंगे। तो हम यहाँ से ये भी फिगर आउट कर सकते हैं कि 0 से लेकर 2π तक का सिग्नल कौन सा है। अच्छा, बल्कि हम इसको देख ही लेते हैं कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल मेरे पास बन रहा है ना, वो मेरे पास बन रहा है 5 2 10 10π/6। अगर मैं इसकी बात करूँ इस पॉइंट के ऊपर, तो ये है 6। हाँ, ये वाला जो सिग्नल है, ये एग्जैक्टली 2π के ऊपर है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। तो मुझे फिर इससे इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स बेसिकली अगला जो है ना रेंज, फंडामेंटल रेंज, नॉट फंडामेंटल रेंज, मतलब अगली अगली रेंज शुरू हो जाएगी, ठीक है। 0 से लेकर 2π तक मेरे पास एक रेंज होती है, फिर 2π से 4π तक अगली रेंज, और 4π से 6π तक अगली रेंज। तो फंडामेंटल रेंज जो है ना मेरे पास, ये प्रिंसिपल रेंज, दैट इज़ फ्रॉम 0 से 2π। और अगर हम इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम 0 to 2π, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था, प्रेफरेबल रेंज हमारी -π to π है, तो फिर हम इधर वी मस्ट गो फ्रॉम 3 4 5, हमें टोटल 6 कंपोनेंट कंसिडर करने हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6, इधर वी कैन गो फ्रॉम -2 से लेकर 3 तक, और वी कैन गो फ्रॉम -3 से लेकर 2 तक, ठीक है। आप प्लीज़ फिगर आउट ये खुद भी कर सकते हो कि जैसे -2 के की वैल्यू -2 है अगर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ओमेगा क्या होगा, ठीक है। और तब हम ओमेगा के साथ ज़ाहिर है कुछ
कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी तो थोड़ा सा आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हम जब अगर -2 से लेकर 3 तक जाते हैं तो हम एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू से शुरू करके कौन सी वैल्यू तक जा रहे हैं, या अगर हम -3 से 2 तक जाते हैं फिर भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि पाई का मल्टीपल यहाँ पर क्या है। पाई का मल्टीपल होगा बेसिकली -3 × 2/6। अच्छा, तो यू कैन एग्जैक्टली फिगर आउट द रेंज ऑफ जो फंडामेंटल रेंज है हमारी। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा कि सी ऑफ के जैसे हमारे पास है तो उसको के अगेंस्ट प्लॉट करना हो तो वो तो सिंपल इंटीग्रल नंबर्स होते हैं, लेकिन उसको हम ओमेगा के अगेंस्ट भी प्लॉट कर सकते हैं। ओमेगा की बेसिकली फ्रीक्वेंसी हमारी कि किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या मैग्नीट्यूड है, तो ये एक थोड़ा प्रॉपर किस्म का फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल बन जाता है। अब फ्रीक्वेंसी में एक और फ्रीक्वेंसी डोमेन का एक और इम्पॉर्टेंट सिग्नल जो है दैट इज़ फेज प्लॉट। तो इस सिग्नल को अगर आप देखो तो चूंकि इसमें फेज गिवन नहीं है, दिस इज सिंपल कॉस π/3n, तो चूंकि इसमें फेज गिवन नहीं है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सिग्नल आया उसका भी फेज प्लॉट नहीं है। अगर इसमें कोई फेज गिवन होता, मसलन अगर ये इंस्टेड ऑफ दिस सिग्नल ये होता cos π/3n प्लस π/2, ठीक है, फिर हमारा फेज प्लॉट भी बनता साथ। फिर हम उसको एंगल ऑफ सी ऑफ के वर्सेस के प्लॉट करते हैं या एंगल ऑफ सी ऑफ के वर्सेस ओमेगा के प्लॉट करते हैं। अच्छा, अब अज्यूमिंग कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है, यहाँ पर दो सिग्नल्स आपके सामने गिवन है, ठीक है, x1n और x2n, और ये दोनों को साइन सिग्नल्स हैं। आपने इन दोनों को देखते हुए इनके ऊपर DTFS अप्लाई करना है, फिर आपने देखना है कि इनके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स क्या निकलते हैं। अगर आप थोड़ा सा इनकी तरह क्लोजली मॉनिटर करो आपको नज़र ये भी आएगा कि जो x2n है वो x1n का हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक है। x2n इज सेकंड हार्मोनिक ऑफ x1n। तो इट माइट बी इंटरेस्टिंग टू सी कि एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल हो तो उसका स्पेक्ट्रम कैसा बनता है, और अगर हम उसका हार्मोनिक कंसिडर करें तो उसका सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल कैसा बनेगा। अच्छा, ओके, अब हम लोगों ने इक्वेशन अगर हमारे पास है तो उसको इस्तेमाल करके DTFS अप्लाई करना सीख लिया और हमें ये पता चल गया कि हम फिर उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, ओके, और ये भी हमें बात थोड़ी सी पता लगी कि फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि उस कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज बी इक्वल टू ओमेगा इंटू के, ठीक है, वेयर ओमेगा इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और के इज अ हार्मोनिक नंबर। तो हम इंटरेस्टेड होते हैं कि उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि सी ऑफ ए कितना है और उसका फेज कितना है। तो ये जो एग्जांपल है हम लोगों ने की थी इसमें तो फेज नहीं था, लेकिन अगर साइन वेव वगैरह गिवन हो आपको तो फिर फेज प्लॉट भी साथ बनेगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास इंस्टेड ऑफ इक्वेशन अगर हमारे पास सिग्नल प्लॉट हुआ हो, ये सिग्नल की इक्वेशन एक दूसरे तरीके से गिवन हो, मसलन यहाँ पे आपके सामने जो स्लाइड डिस्प्लेड है उसमें हमें जो टाइम डोमेन सिग्नल गिवन है उसमें ये इन्फॉर्मेशन है कि ये मेरे पास एक फंडामेंटल पीरियड है सिग्नल का और ये पीरियोडिक सिग्नल है विद n इज इक्वल टू 4, तो हमें एक पीरियड की इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हम इसको प्लॉट भी करके देख सकते हैं। अच्छा, अब n इज इक्वल टू 4 है जिसका मतलब ये है कि टोटल 4 फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे जो कि इस सिग्नल को मिलजुल के बनाएंगे। तो अब हम लोगों ने उन चारों को कंप्यूट करना है। तो मसलन जो इक्वेशन जिसकी मदद से हम ये कंप्यूटेशन करेंगे, जनरल इक्वेशन तो ये वाली है, n इज इक्वल टू 0 से लेके n-1 x ऑफ n e रेज़्ड टू पावर -j2π/n इंटू के इंटू n, ठीक है। अच्छा, और जो यहाँ पे हमारे पास n जो है वो 4 है, यहाँ पे कहीं पे 1/n भी आता है। अच्छा, अब चूँकि n हमें गिवन है तो हम पर जो जनरल इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी n इज इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक x ऑफ n e रेज़्ड टू पावर -j2π/4 k इंटू n। अब हमें जब c ऑफ 0 प्लॉट करना है तो ये k की वैल्यू 0 है ना, तो हम फिर जहाँ जहाँ पे k आएगा, मसलन इस इक्वेशन में तो हर एक ही जगह है, इसमें 0 पुट करेंगे और फिर n को वेरी करेंगे 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। अब c ऑफ 0 तो इतना मुश्किल नहीं होगा, मैं c ऑफ 1 एक दफ़ा आपको कंप्यूट करके दिखा देती हूँ।
और बाकी फिर आप उसकी कंप्यूटेशन खुद से करना और प्लीज़ वेरीफाई आप इस कैलकुलेशन से कर लेना जो आपके सामने स्लाइड है। 1/4 n की वैल्यू है 0 से लेकर 3 तक, x ऑफ n e रेज़ टू पावर माइनस j 2π/4, k की जगह 1 और n, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/4। अब हमने इसको प्लग इन मतलब एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले n की वैल्यू का मैं 0 देखूँ तो x ऑफ 0 विच इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ पे मेरे पास e की पावर 0 हो जाएगी n की वजह से। n को मैंने यहाँ पे भी 0 डाला, यहाँ पे भी 0 डाला, प्लस n की वैल्यू अब 1 कंसिडर करनी है, तो मुझे x ऑफ 1 को अगर मैं देखूँ तो ये 1 है, ठीक है। 0 1 2 3, तो ये x ऑफ 1 है विच इज़ इक्वल टू 1, और इसी तरह से रेज़ टू पावर माइनस j 2π/4, और 1 हम लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसके बाद मुझे x ऑफ 2 डालना है, x ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 0, और फिर x ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो है ना कैलकुलेशन आपकी, ये कैलकुलेटर से डायरेक्टली हो जाती है। आपने कैलकुलेटर को रखना होगा कॉम्प्लेक्स मोड में आई गेस, और कॉम्प्लेक्स मोड में जाके आप इसको कुछ इस तरह से अगर एंटर करो ना कि 1/4 और यहाँ पे ब्रैकेट डाल के 1 एंगल 0 प्लस 1 एंगल माइनस 2π/4, ठीक है। मतलब बाकी टर्म्स है वैसे ही 0 है ना, तो ये वाली अगर आप टर्म अपनी कैलकुलेटर में जाके एंटर करो तो आपको इसका डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हाँ, ये चीज़ अगर आपने इसका ख्याल रखना है कि आपका जो कैलकुलेटर है ना वो रेडियन मोड में हो, दूसरा डिग्री मोड होता है। तो अगर चूँकि आप अगर यहाँ पे देखो कि एंगल आप एंटर कर रहे हो रेडियंस की फॉर्म में, तो फिर कैलकुलेटर को अगर आप डिग्री मोड में रखोगे तो वो फिर गलत कैलकुलेशन करके देगा, क्योंकि वो अज्यूम ये करेगा कि आपने जो नंबर एंटर किया वो डिग्री, ऐसा ऐसा जो स्टूडेंट्स हैं वो डिग्री मोड में रख लेते हैं और वो ये अज्यूम करते हैं कि हमें आंसर जो मिल रहा है वो डिग्रीज में मिल रहा है। मिलता तो डिग्रीज में ही है, लेकिन कैलकुलेटर फिर उसको इनपुट भी उसके डिग्रीज में ही अज्यूम करता है, तो ये आपने नहीं करना। कैलकुलेटर को रेडियंस में रखो अगर वो इस फॉर्म में एंट्री करनी है तो। अच्छा, और इसी तरह से C2 और C3 की कैलकुलेशंस होंगी, और अगर आप यहाँ पे देखो तो C0 मेरे पास जैसे 1/2 आया है, फिर C1 मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, C2 अगेन 0 है, और C3 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, अब अगला जो स्टेप है वो है सिग्नल की प्लॉटिंग का। अच्छा, तो मैं अगर यहाँ पे देखूँगी k इज़ इक्वल टू 0 की अगर हम बात करें, तो k इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर जो मेरे पास कंपोनेंट है दैट इज़ C0, इसका मैग्नीट्यूड है 1/2 और इसका फेज़ 0 है, ठीक है। और इसी तरह से k इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर जो C1 है दैट इज़ इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस j, इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, r एंगल थीटा की फॉर्म में। और r एंगल थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद विल कम टू नो कि इसका जो मैग्नीट्यूड है आई एम नॉट श्योर इट्स नॉट इक्वल टू 0.25, लेकिन इसका एक सर्टेन एम्पलीट्यूड होगा जो कि मुझे 1/2 से तो कम से कम लग रहा है। और इसी तरह से इसका एक फेज़ निकलेगा, मतलब ये जो जब 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस j को आप आ रहे थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट सम मैग्नीट्यूड जो कि यहाँ पे प्लॉटेड है, एंड यू विल गेट सम फेज जो कि यहाँ पे प्लॉटेड है। 2 के ऊपर हमारा 0 आया, तो 2 के ऊपर बता रहे मैग्नीट्यूड भी कोई नहीं होगा, फेज भी कोई नहीं होगा। फिर अगेन C3 को अगर मैं देखूँ k की वैल्यू 3 के ऊपर, तो मुझे फिर कुछ मिला है, तो यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड प्लॉट हो जाएगा और यहाँ पर उसका कॉरस्पॉन्डिंग फेज जो तो थीटा यहाँ पर आएगा। अच्छा, अब ये जो है ना 0 से लेकर 3 तक, ये मेरे पास अब जो नेसेसरी कंपोनेंट्स थे जो मुझे चाहिए थे वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन चूंकि सिग्नल इनफाइनाइट इन नेचर होता है या ये आगे की तरफ भी प्रोसीड करता जाता है पीछे की तरफ भी, तो ये बेसिकली एक पीरियोडिक सिग्नल होगा जिसको आप प्लॉट करते जाओगे, ठीक है, बेस्ड अपॉन दिस फंडामेंटल पीरियड व्हिच यू विल गेट। ओके, तो इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि व्हेन प्लॉट ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल इज अवेलेबल, तो उस सूरत हाल में हम किस तरह से फोरियर सीरीज लगा कर रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल जो है वो ले सकते हैं। अच्छा,
अच्छा, हम लोगों ने एनर्जी और पावर को कंप्यूट करना सीखा था टाइम डोमेन में, और ये चैप्टर नंबर 1, नहीं 1 में नहीं, 2 में शायद हम लोगों ने किया था, जब हम लोगों ने एक क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स का पढ़ा था कि सिग्नल्स कितनी तरह के हो सकते हैं, तो वहाँ पर एक टॉपिक था एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। तो हम लोगों ने ये देखा था कि ऐसे फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल्स जो कि जिनमें कुछ ही सैम्पल्स हों, वो एनर्जी सिग्नल्स होते हैं कि एनर्जी कंप्यूट की जाती है, और अगर वो टाइम के साथ डाई डाउन हो रहे हों, ऑल्दो दे आर इन्फिनिट इन नेचर, बट स्टिल उनकी एनर्जी कंप्यूट होती है। और पीरियोडिक सिग्नल में जो हम इनफाइनाइट ड्यूरेशन की सिग्नल्स की बात करते हैं जो कि टाइम के साथ डाई डाउन नहीं हो रहे होते, दे आर ऑलवेज पीरियोडिक, दे आर ऑलवेज पावर सिग्नल्स, ठीक है। अच्छा, अब वो दे कैन बी पीरियोडिक और एपीरियोडिक, तो फिर हम एक जो पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं उसके लिए यहाँ पर थोड़ी आसानी होती है। वी कंसिडर ओनली n नंबर ऑफ सैम्पल्स और हम उनकी पावर निकाल लेते हैं। अगर वो पीरियोडिक नहीं है तो हम लोग एक एक वी जस्ट डिसाइड ऑन अ वैल्यू ऑफ n, जो या नंबर ऑफ सैम्पल्स टोटल जो हमने अज्यूम करने हैं, और फिर उसकी पावर निकालनी है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये वाली जो इक्वेशन है ये हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास एक पीरियोडिक सिग्नल x ऑफ n हो विद अ पीरियड n, तो उसकी पावर कैसे निकलेगी। लेकिन अगर हमारे पास टाइम डोमेन की इंफॉर्मेशन नहीं है, इंस्टेड हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन की इंफॉर्मेशन है, तो फिर हम उसी सिग्नल की पावर कुछ इस तरह से भी निकाल सकते हैं। सिर्फ आप लोगों ने जरा देखना ये है, नोट ये करना है कि डिफरेंस इसमें क्या है, इसमें 1/n शामिल नहीं होगा अगर हम पावर को इस कंप्यूट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को यूज़ करके, ठीक है। अच्छा, ओके, अब ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों ने इससे पहले तक ना या अभी तक हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा है, हम लोगों ने थोड़ा सा DTFS को समझा है। DTFS में हम लोगों ने एक पुराना कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि किस तरह से हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, अगर एक पीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो उसके कितने हार्मोनिक्स हो सकते हैं, वो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, एन हार्मोनिक्स, और किस तरह से एक सिग्नल और उसके हार्मोनिक्स मिलकर एक पीरियोडिक सिग्नल बनाते हैं, ठीक है। तो जितना सिग्नल का पीरियड होगा उतनी उसके हार्मोनिक्स होंगे, इंक्लूडिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो आप उनके मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा कर दो तो टाइम डोमेन में मतलब ये जैसे सी ऑफ केज है, सी ऑफ वही अगर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स वही यानी कि 4 वही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हों, उनकी वही फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ हो, लेकिन सी ऑफ के डिफरेंट हो जाए और उनका एंगल डिफरेंट हो जाए, तो रिजल्टेंट जो टाइम डोमेन सिग्नल है वो बदल जाएगा। अच्छा, अब हम इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए, मतलब हमें DTFS अच्छे तरीके से अप्लाई करना आ गया, समझ आ गया। अब हम DTFT की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब DTFT की तरफ जाने के लिए हम लोगों ने ना यहाँ पे थोड़ी सी तमहीद बांधनी है। अच्छा, ये जो मेरे पास यहाँ पे एक सिग्नल बना हुआ है ना, ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। और इस पीरियोडिक सिग्नल में मेरे इसका जो पीरियड है दैट इज n, ठीक है। 0 के ऊपर पहला सैंपल है, और जो मेरे पास आखिरी सैंपल है दैट इज एट n-1। तो टोटल मेरे पास n सैंपल्स हो गए, और ये n से ऑनवर्ड्स दूसरा पीरियड शुरू हो रहा है। अच्छा, अब इस पीरियोडिक सिग्नल को अगर मैं थोड़ा सा मजीद एनालाइज करूँ तो मुझे देख के ही नज़र आ रहा है कि जो मेरे पास टोटल n सैंपल्स हैं ना, 0 से लेकर n-1 तक, इन सैंपल्स में कुछ मेरे पास वंस हैं विच आर l इन नंबर, क्योंकि ये शुरू हो रहे हैं 0 से और ख़त्म हो रहे हैं l-1 पे। तो ये मेरे पास l वंस हैं, और उसके बाद n-l ज़ीरोज़ हैं, ठीक हो गया। तो ये एक पीरियोडिक सिग्नल है मेरे पास जिसमें l वंस हैं पहले, और उसके बाद n-l ज़ीरोज़ हैं, और ओवरऑल जो उसका साइज़ है दैट इज़ n सैंपल्स। अच्छा, अब इस पीरियोडिक सिग्नल के ऊपर या अगर इस पीरियोडिक सिग्नल के ऊपर मैंने DTFS अप्लाई करना है या इसकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स देखने हैं, तो आई वुड अप्लाई DTFS ऑन इट, ठीक है। और मुझे C ऑफ K डिटरमिन करना है, तो सबसे पहले तो है C ऑफ 0 या DC कंपोनेंट आएगा जिसमें K की वैल्यू को 0 हम पुट करेंगे, और फिर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। प्लीज़ इसकी ज़रा कंप्यूटेशन आप लोगों ने करनी है। एंड द रेस्ट ऑफ C ऑफ K's जहाँ पे K 0 नहीं है, उसको आप लोगों ने ऐसे डिटरमिन करना है
कि जैसे मेरे पास अच्छा ये जो इक्वेशन है ना ये तो मेरे पास आ जाती है ज्योमेट्रिक रूल से। मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करके आपको बता देती हूँ कि जो ये वाली इक्वेशन है ये कैसे आई, ये इक्वेशन, ताकि यहाँ से आप आगे शुरू करो। जो उससे ऊपर वाली इक्वेशन है ना दैट इज समथिंग लाइक दिस, जी n इज इक्वल टू 0 से लेकर, अच्छा हाँ एक और चीज़ भी है यहाँ पे, पहले मैं ये लिख लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। e raised to power minus j 2 pi by n into k into n। अच्छा एक तो ये कि सिग्नल तो मेरे पास 0 से शुरू होकर n-1 पे जा रहा है अगर मैं एक पीरियड की बात करूँ, लेकिन एक्चुअली अगर मैं इसे क्लोजली फॉलो करूँ तो सिग्नल मेरे पास एक्चुअली 0 से लेकर n-1 तक जा रहा है, ठीक है। उसके बाद तो सिग्नल वैसे ही 0 हो जाता है, तो 0 से लेकर अगर हम n-1 तक समेशन के लिमिट्स को रखें तो देयर इज नो हार्म। और ये मेरे पास है ना e रेज़ टू पावर माइनस जे 2 पाई बाय n के रेज़ टू पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये वो वाला सिग्नल बन गया जिसमें मुझे अगर मैं इसको लेट सपोज के अल्फ़ा कहती हूँ तो अल्फ़ा रेज़ टू पावर l और 1 माइनस अल्फ़ा, वो जो हम लोगों ने पहले एक इस तरह की सीरीज़ देखी है। अच्छा ओके, अब हम लोगों ने करना यूँ है कि ये मेरे पास जो इक्वेशन है, मेरे पास इक्वेशन यहाँ से आ गई, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर आप ये न्यूमरेटर में जो एक्सपोनेंशियल की टर्म है ना इसको अगर आप देखो तो मैंने यूँ किया कि इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर लिया, तो ये 2 पाई बाय n इंटू के एल था, तो ये दो हिस्सों में अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय n इंटू के एल, पाई बाय n इंटू के एल। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी जो मेरे पास एक्सपोनेंशियल की टर्म है इसको मैंने दो हिस्सों में स्प्लिट कर लिया है। अच्छा उसके बाद जो इससे अगली इक्वेशन है मेरे पास, इसमें जो ये वाली टर्म है इसको मैं डिनोमिनेटर में ले गई हूँ और इसी तरह से डिनोमिनेटर में जो ये टर्म थी ये भी डिनोमिनेटर में चली गई है। अच्छा अब न्यूमरेटर में भी हम एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में भी लेंगे, प्लीज़ डू इट योरसेल्फ एंड यू विल कम टू नो कि ये जो इक्वेशन मेरे पास एंड पे लिखी हुई है मेरे पास ये इक्वेशन रह जाएगी। अच्छा इसको अगर हम ज़रा कंपेयर करें ना आर एंगल थीटा की फॉर्म में या फॉर्म से, तो इस इक्वेशन में बेसिकली ये सारी चीज़ें साइन पाई बाय n इंटू के इंटू एल और साइन पाई बाय n इंटू के, और ये मेरे पास एक्सपोनेंट में माइनस जे पाई बाय n के और फिर l माइनस 1, ठीक है। अच्छा अब ये सारी इक्वेशन जो है ये इसको मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे पास मैग्नीट्यूड पार्ट है, ठीक है, और e की पावर में जो भी है ये मेरे पास बेसिकली फेज है या एंगल है, ठीक है। तो ये जो है ये सी ऑफ के बन जाएगा मेरे पास, और ये जो इसके ई की पावर में जो कुछ भी लिखा हुआ है ये मेरे पास एंगल ऑफ सी ऑफ के बन जाएगा। अच्छा वैसे मुझे सी ऑफ के का यहाँ पे मतलब मुझे मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए, तो ये पार्ट जो भी होगा ये सी ऑफ के का मैग्नीट्यूड, और एक्सपोनेंट की पावर में जो कुछ भी है ये बेसिक मेरे पास एंगल है। अच्छा अब हम लोगों ने ना यहाँ से इसको मैं एक मैटलैब का प्रोग्राम आपको दिखाती हूँ। अच्छा इस मैटलैब के प्रोग्राम को अगर आप देखो तो आपके पास ये ए इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, उसको हम थोड़ा देर में देखते हैं कि ए इक्वल टू 1 क्या चीज़ है। अच्छा एल इज जो है ना मेरे पास दैट इज इक्वल टू 10 और एन की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 20। 20 क्यों? क्योंकि ए को मैंने 1 डिफाइन किया हुआ है और इनके इसका पीरियड जो है मेरे पास दैट इज़ 20। तो अब आप फिगर आउट कर सकते हो कि मेरे पास अगर एल की वैल्यू 10 है तो मेरे पास जो
20 पीरियड के हिसाब से बाकी जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बचेंगे वो मेरे पास वो भी 10 बचेंगे, तो 10 वंस हैं इसमें और 10 ही इसमें ज़ीरोज़ हैं। और जो न्यूमरेटर है ये मैंने जो उसकी टर्म लिखी हुई है और डिनोमिनेटर की टर्म, ये वही टर्म है जो मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ए को कैपिटल ए को आई गेस 1 अज्यूम किया हुआ है और ये मेरे पास एक्स की आ गई वैल्यू और ये मैं इसका स्टेम प्लॉट कर रही हूँ। अच्छा, स्टेम प्लॉट अगर हम देखें तो ये हमें देख के पता चल रहा है कि हम मैग्नीट्यूड ऑफ सी के को प्लॉट कर रहे हैं वर्सेस ओमेगा के, ठीक है। अच्छा, हमें कैसे पता लगा ओमेगा के है, क्योंकि अगर आप इसी क्वेश्चन देखो तो ये 2 इंटू पाई बाई एन मल्टीप्लाई बाई के है, तो सी के का मैग्नीट्यूड इज बीइंग प्लॉटेड अगेंस्ट ओमेगा के। अच्छा, इसको हम प्लॉट करते हैं और हम इस फिर जो हमारे पास आई है प्लॉट होके फिगर, इसको ज़रा हम सेव कर लेते हैं ताकि हम इसको एनालाइज कर सकें। अच्छा, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है देखने वाली वो ये कि जो मेरे पास एक्स एक्सिस है जिसके ऊपर ओमेगा प्लॉट होके मुझे मिला है, ये बेसिकली जा रहा है 0 से लेकर 2 पाई तक, ठीक है। ये 0 से लेकर 2 पाई तक मुझे मतलब एक जो प्रिंसिपल रेंज है उसमें सिग्नल प्लॉट होके मिल गया। अच्छा, अब इस ए को बढ़ा के मैं 10 कर रही हूँ, तो इससे होगा क्या, एल की वैल्यू तो 10 ही रहेगी, एन मेरा अब बढ़ के 200 हो जाएगा। जब एन मेरे पास 200 हो गया तो ये मुझे बड़ी चीज़ आराम से समझ आ रही है कि मेरे पास अब जो पीरियड है वो कोई इस तरह का पीरियड है कि उसमें टोटल लेट्स सपोज 200 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से पहले 10 जो हैं वो वंस हैं और बाकी मेरे पास वो सारे के सारे जो हैं वो ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने अपना पीरियड जो है उसको थोड़ा बढ़ा दिया है, वंस को उतना ही रखा है, ज़ीरोज़ मेरे ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये इस तरह से होने से क्या होगा। अच्छा, मुझे प्रॉब्ली शायद पहले 5 रखना चाहिए था, लेकिन दैट यू कैन डू बाय योरसेल्फ। मैं इस मैटलैब के प्रोग्राम को भी अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये मेरे पास पहले सिग्नल था और ये मेरे पास जो है ये ए की वैल्यू को बढ़ा के आया। अच्छा, आप इसको थोड़ा सा नोट करो कि हुआ क्या है कि मतलब एन एन को बढ़ा देने से ज़ाहिर सी बात है कि अब उस जो एक्स ऑफ एन है उसके नंबर ऑफ हार्मोनिक्स बढ़ गए, ठीक है। और हार्मोनिक्स बढ़ जाने की वजह से जो मैंने सी ऑफ के जब कंप्यूट करने थे, पहले तो मैंने 20 कंप्यूट किए थे यानी कि सी 0 से लेकर सी 19 तक, अब मैं मुझे कंप्यूटेशन 200 की करनी पड़ेगी सी 0 से लेकर 199 तक। लेकिन मेरी जो फंडामेंटल रेंज है दैट वुड रिमेन फ्रॉम 0 टू 2 पाई, ठीक है, कि अ लिटिल बिफोर 2 पाई। तो उससे होगा क्या कि जो नए फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली इनके दरमियान दरमियान में नए फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जनरेट होंगे, नए ओमेगा केज जो हैं वो जनरेट होंगे, ठीक है, बिकॉज के नाउ वेरीज फ्रॉम 0 से 199। तो ओमेगा के जो है वो बेसिकली जो गैप है यहाँ पे नए फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जनरेट होंगे। और इसको हम थोड़ा सा अगर और बढ़ाएं ना 550 हम इसे करके देखते हैं। अच्छा, अब तो हम इसको फिगर आउट भी नहीं कर सकते कि फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इतने करीब हैं एक दूसरे के कि हमें इस फिगर को देख के ये गुमान भी गुजर सकता है कि शायद ये कंटिन्यूस सिग्नल है। अच्छा, इसका साइज मैं थोड़ा सा छोटा करना चाह रही थी लेकिन ओके। अच्छा जी, ये तीसरा सिग्नल हम लोगों ने हमारे पास आ गया। ये बिल्कुल पहला सिग्नल था कम फ्रीक्वेंसी के साथ, ये दूसरा सिग्नल था इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ाया था सिग्नल को सच दैट के ज़ीरोस इंक्रीज़ कर दिए थे। और ये तीसरी जो फिगर है ये बस तब बनी थी अगर मैंने मतलब ज़ीरोस को मैं मज़ीद बढ़ा दूँ, ठीक है। तो हमें इस तरह का सिग्नल मिल रहा है कि हमें इस पे ये भी हमें गुमान गुजर सकता है कि ये सिग्नल एक्चुअली कंटिन्यूस है, क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एक दूसरे के बहुत करीब करीब आ चुके हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो इस्टेब्लिश किया हम लोगों ने वो ये कि अगर लेट्स सपोज कि मैं इसको इतना बढ़ा दूँ, इस सिग्नल को बढ़ा दूँ का मतलब ये है कि इसका पीरियड इतना ज़्यादा हो जाए
कि लेट सपोज कि इन्फिनिट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हों या सिग्नल का टाइम पीरियड इन्फिनिट हो जाए और फिर उसके बाद अगला पीरियड शुरू हो, और वो आई वुड ऑफ कोर्स डू दैट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो मुझे प्रैक्टिकली सिर्फ ये कुछ जो एल नंबर ऑफ वंस हैं ये नज़र आ रहे होंगे, उसके बाद भी सारे ज़ीरोज़ होंगे, और चूँकि इससे जो पहले वाला पीरियड था वो भी ज़ीरोज़ पे यहाँ पे एंड हो रहा होगा, तो मुझे बेसिकली यही सिग्नल नज़र आ रहा होगा। तो मैंने किया यूँ है कि एक पीरियोडिक सिग्नल लेकर उसके ऊपर DTFS अप्लाई करके, क्योंकि मुझे DTFS का हमें कॉन्सेप्ट है तो हमें वो अप्लाई करना आता है, और फिर हम लोगों ने उसे ये चीज़ डिड्यूस की है कि अच्छा हम अगर एक पीरियोडिक सिग्नल हमारे पास इस तरह का हो जिसका टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है, विच इन टर्न इज एक्चुअली एन अपीरियोडिक सिग्नल, तो उसका हम DTFS अप्लाई करके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, तो उसे उसे बेसिकली होता यही है जो आपके सामने फिगर 4 खास तौर पे जो है ना ये वाली फिगर आ रही है, उससे यही ही होता है कि फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आर नाउ टू क्लोज टू ईच अदर कि ये हमारे पास एक बेसिकली कंटिन्यूस सिग्नल बन जाता है। अब इट इज़ नॉट DTFS एनीमोर, इट बिकम्स DTFT, बिकॉज प्रैक्टिकली ये कि पीरियोडिक सिग्नल है जिसको हम लोगों ने पीरियोडिक अज्यूम करते हुए DTFS लगाया, लेकिन एक्चुअली ये चूँकि पीरियोडिक सिग्नल है तो अब हमें जो नतीजतन जो सिग्नल मिलेगा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की टर्म्स में वो एक कंटिन्यूस सिग्नल होगा। ठीक है, 0 से लेकर 2 पाई तक ये अब एक कंटिन्यूस सिग्नल है इंस्टेड ऑफ फाइनाइट हार्मोनिक्स वाला सिग्नल। अच्छा, और इसको हम फिर मज़ीद इस तरह से समझ सकते हैं कि नहीं हमारे पास कहीं पे है यहाँ पे, अच्छा नहीं, ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू कि हमारे पास अब जो एक्स ऑफ एन है ना, ये पहले हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन थी, n इज इक्वल टू 0 से लेकर n-1, ये x ऑफ n और e टू पावर माइनस j 2 पाई बाय n इंटू k। अब n सॉरी यहाँ पे मुझे k और n एक साथ लिखना चाहिए। अच्छा, अब चूँकि n हैज़ बिकम इन्फिनिटी, ठीक है, तो अब n के इन्फिनिटी बन जाने की वजह से जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिचुएशन हुई है वो ये कि मेरे पास अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना कंपोनेंट्स, वो अब डिस्क्रीट नहीं रहे, वो अब एक कंटिन्यूस वेरिएबल बन गया है। तो इसलिए इसको हम इस तरह से कर लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक मतलब पीरियोडिक सिग्नल जो है उसका उसका टाइम पीरियड इन्फिनिटी है, और मेरे पास जो ये इसकी अब एक अलग से पहचान नहीं रही। ठीक है, तो ये मेरे पास अब ओमेगा बन गया एक कंटिन्यूस वेरिएबल, और इसी तरह से जो सी के है वो अब मुझे उसमें उसकी मतलब अलग अलग एम्पलीट्यूड्स में आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो कि के इज इक्वल टू 0 के ऊपर सी 0 मैग्नीट्यूड क्या है, या सी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 5 के ऊपर सी 5 का मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि अब के को 1 या 5 एक्सट्रैक्ट करना वैसे भी इम्पॉसिबल हो चुका है, तो अब मैं उसके इन्वेलप में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, जो इस तरह की उसकी शक्ल बनती है, क्योंकि अब ये एक कंटिन्यूस सिग्नल चूँकि बन चुका है, तो अब आई एम मोर इंटरेस्टेड इन इट्स इन्वेलप, तो वो उसको हम फिर जिस तरह सी ऑफ के वॉज डिपेंडेंट ऑन के, तो अब ये मेरे पास इन्वेलप है, आई विल कॉल इट एक्स ऑफ ओमेगा। तो ये हमारे पास अब डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन है, और फिजिकली एक्स ओमेगा रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी कंटेंट इन एक्स ऑफ एन। ठीक है, और बेसिकली ये एक्स ऑफ एन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जा रहा है, लेकिन वो इन्फिनिटी या इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, जस्ट लाइक DTFS जो मेरे पास रिजल्टेंट सिग्नल बनता है, जैसे सी ऑफ के हम लोगों ने बनाया था, सी ऑफ के का प्लॉट किया था, तो हमने देखा था कि सी ऑफ के का जो सिग्नल है, बेशक वो एम्पलीट्यूड का सिग्नल हो, सॉरी मैग्नीट्यूड का सिग्नल हो, मतलब मैग्नीट्यूड से मेरा मतलब है कि ये सिग्नल प्लॉट हुआ हो वर्सेस के और ओमेगा के, या फिर एंगल ऑफ सी के प्लॉट हुआ हो के या ओमेगा के। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये जो दोनों सिग्नल्स हैं हमारे पास, ये
पीरियोडिक सिग्नल से। तो इसी तरह से हमारे पास ये जो एक्स ऑफ ओमेगा का सिग्नल बनता है ना, दैट इज ऑल्सो पीरियोडिक इन नेचर सच दैट इसका जो पीरियड है दैट इज 2 पाई, क्योंकि 2 पाई इज फंडामेंटल रेंज या प्रिंसिपल रेंज फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। अच्छा, ये हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग करके देख भी सकते हैं कि हम लोग ओमेगा में जब 2 पाई ऐड करते हैं या 2 पाई का कोई मल्टीपल भी अगर हम ऐड करते हैं, आप इसकी थोड़ी सी कंप्यूटेशन करना, यू विल कम टू नो कि यू विल गेट एक्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो 2 पाई की फ्रीक्वेंसी ऐड कर देने से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमें वापस वैसा ही मिल जाता है। तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी वैलिड है बात और टाइम डोमेन में भी वैलिड है। अच्छा जी, और इससे हमें फिर अब ये भी सीखना है कि अगर हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा है, मतलब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अगर है, तो हम टाइम डोमेन की इन्फॉर्मेशन कैसे निकालें, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज द फोरियर टूल, और फोरियर टूल इस्तेमाल ही इसलिए होता है कि हम टाइम से फ्रीक्वेंसी में जाएं या हम फ्रीक्वेंसी से टाइम पे आएँ। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये जो एक्स ऑफ ओमेगा या डी टी एफ टी की क्वेश्चन हमें मतलब समझ आ गई थी कि वो किस तरह से आती है, तो हम लोगों ने इसी क्वेश्चन के दोनों तरफ ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा एम हम मल्टीप्लाई करेंगे। और पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा एम को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। दूसरे स्टेप में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ओवर द वेरिएबल ओमेगा फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, जो हमारी फंडामेंटल रेंज है। और अगर आप ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको और इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप कंपेयर करो, तो आपको ये पता चलेगा कि जो इंटीग्रेशन हो रही है दैट इज़ हैपनिंग ओवर ओमेगा। तो ये जो मेरे पास ये समेशन है विच इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्स ऑफ एन, वो चूँकि इंडिपेंडेंट है इस इंटीग्रेशन से, तो ये हम इंटीग्रेशन के बाहर इसको लिख लेंगे, और बाकी जो इंटीग्रेशन में सारे वो कंपोनेंट्स रह जाएंगे जिनमें जिन जो ओमेगा पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा एम और ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा एन दोनों मेरे पास यहाँ पे आ गए। अच्छा, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि ये बात कहती है कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को माइनस पाई से पाई तक इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आंसर 2 पाई आता है। आप प्लीज़ ज़रा अपनी तसल्ली के लिए ये इंटीग्रेशन करके भी देखना, ठीक है? यू मस्ट डू दिस इंटीग्रेशन सो दैट यू मे नो कि व्हेनेवर m इज़ इक्वल टू n, तो हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है इट इज़ इक्वल टू 2 पाई, एंड व्हेनेवर m इज़ नॉट इक्वल टू n, मतलब m और n के अपने की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो इंटीग्रेशन होकर ज़ीरो मिलती है। अच्छा, इसका बेसिकली मतलब ये है कि जब तो m और n बराबर होंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि ये तो ओवरऑल फैक्टर ही ज़ीरो हो जाएगा। m और n अगर बराबर नहीं होंगे ना, तो हमें बेसिकली ये यहाँ पर इस इक्वेशन का मतलब ये होगा, अगर मैं इसको पिक्टोरियली देखूँ, कि विल गेट अ पीरियड। ठीक है, अब आपको साइन और कोसाइन वेव के पीरियड्स का पता है कि उसमें जितना हिस्सा पॉजिटिव होता है उतना ही हिस्सा नेगेटिव होता है। तो इसलिए ये चूँकि हमें एक कंप्लीट पीरियड या 2 पीरियड, मतलब किसी पीरियड के मल्टीपल्स चूँकि यहाँ मिलेंगे, तो होगा यूँ कि जब इंटीग्रेशन होगी तो इंटीग्रेशन में फिर वो चीज़ फिगर आउट होके ज़ीरो हो जाएगी अगर m और n के बराबर नहीं होगा। बराबर हो जाने से तो यहाँ पे ये वैसे ही 1 हो जाएगा ना, तो हमें फिर ये 2 पाई मिल जाएगा। अच्छा, अब ये जो प्रॉपर्टी है ये हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 में इस्तेमाल करनी है। किस तरह से कि हम यहाँ पे n को चेंज करना शुरू करेंगे, माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 एंड सो ऑन अंटिल वी रीच इन्फिनिटी, और बीच में n की वैल्यू एक दफ़ा m के बराबर आएगी। तो व्हेनेवर n विल नॉट बी इक्वल टू m, तो तब तो ये इक्वेशन ज़ीरो होती जाएगी, लेकिन व्हेनेवर n वुड बिकम इक्वल टू m, जो कि ज़ाहिर है एक ही माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अगर हम जाएँ तो एक ही पॉइंट ऐसा होगा या एक ही वैल्यू n की ऐसी होगी जो m के बराबर होगी, तो उस वक़्त यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, और फिर ये इस सारी जगह पे 2 पाई आ जाएगा, और फिर अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा-सा मैनिपुलेट करें तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ना इधर इसमें थोड़ी गड़बड़ है। यहाँ तो x ऑफ m होना चाहिए इधर, या फिर यहाँ पर n होना चाहिए। ये मेरा हाल है कि हुआ यूँ था कि शायद ये तो 2 इक्वेशंस मैं ला-जुला के लिखी हुई है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। आप प्लीज़ इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पर x ऑफ m होना चाहिए या फिर इस m की जगह n होना चाहिए। अच्छा, और इस तरह से अब चूँकि हम बात करें एक एपीरियोडिक सिग्नल की, तो अगर हमें यहाँ पास इन्फॉर्मेशन टाइम डोमेन में अवेलेबल है तो विल ऑलवेज़ कंप्यूट एनर्जी, और हम लोगों ने टाइम डोमेन सिग्नल की एनर्जी निकालनी सीखी थी इस तरह से। लेकिन अगर हमारे पास इंस्टेड उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एक्स यानी कि एक्स ऑफ ओमेगा, तो फिर एनर्जी निकालने के लिए हम कुछ इस तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वी कॉल इट पार्सेवल्स थ्योरम। अच्छा,
और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के फोरियर ट्रांसफॉर्म और जी ट्रांसफॉर्म का रिलेशनशिप क्या है, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इज़ ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल टू स्टेबल सिग्नल्स एंड स्टेबल सिस्टम्स। अब हमें सिग्नल्स की स्टेबिलिटी का भी आइडिया है। सिग्नल की स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम एक फाइनाइट ड्यूरेशन के सिग्नल की बात कर रहे हैं दैट इज अच्छा नहीं, सिग्नल्स के हवाले से स्टेबिलिटी ये है कि वो एक खास एम्पलीट्यूड को इंक्रीज ना करें। ये कि मेरे पास एक्स ऑफ एन है, तो एक्स ऑफ एन में स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये होगा कि ये एम एक्स से एक्सीड ना करे और माइनस एम एक्स से नीचे ना आए। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ सिस्टम्स की, तो वहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन हो सकती हैं। एक तो ये कि मेरे पास जो एक्स ऑफ एन है, सॉरी एच ऑफ एन, जो एच ऑफ एन है मेरे पास या तो फिनिट ड्यूरेशन का हो, मतलब वो उसका एम्पलीट्यूड जो भी हो सकता है, लेकिन वो एक खास वैल्यू एन वन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सिर्फ इतनी देर का सिग्नल एग्जिस्ट करे, तो ये एक ऐसा सिस्टम जो है वो एक एफ आई आर सिस्टम होता है। लेकिन अगर वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन का है तो उसको टाइम के साथ रिड्यूस होना चाहिए। ये हम लोगों ने स्टेबिलिटी में ही कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर ये टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है या एक खास वैल्यू तक रह रहा है, जैसे मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू तक रह रहा है, तो तब ये अनस्टेबल सिस्टम होगा। अच्छा, ओके, ये है बात यहाँ पे हम लोगों ने स्टेबिलिटी के हवाले से की। तो मैं आपको ये बता रही थी कि हम जब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म की या डीटीएफटी की, तो वो सिर्फ एप्लीकेबल है ऐसे सिग्नल्स पे या सिस्टम्स पे जो कि स्टेबल हों। लेकिन अगर हम बात करें जी ट्रांसफॉर्म की, तो जी ट्रांसफॉर्म ऐसे सिग्नल्स या सिस्टम्स के ऊपर लग सकता है जो कि अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि जी ट्रांसफॉर्म बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं सिस्टम की डिज़ाइनिंग के लिए भी। तो अगर हमारे पास सिग्नल्स या सिस्टम अनस्टेबल हो जाए और हमने फिर ये देखना हो कि हमें इनको स्टेबल कैसे करना है, मतलब कंट्रोलर डिज़ाइन करना है मिसाल के तौर पे, तो वहाँ पे हमारे पास जो है जी ट्रांसफॉर्म वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओके। और ये हमारे पास अब जो एक डायग्राम है, ओके, हम लोगों ने, मेरा हाल है इस तरह का जो सिग्नल है ना, ये हमें किसी चैप्टर नंबर 3 को पढ़ते हुए हम लोगों ने इसका जी ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा था। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये वो सिग्नल है जहाँ पे हम लोगों ने एक फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल लिया था और हम लोगों ने फिर इसके जीरोस और पोल्स निकालने देखे थे। आप प्लीज़ ज़रा उन लेक्चर स्लाइड्स को फिर से देखो। तो ये अगर हमारे पास सिग्नल हो तो हम उसका एक्स ऑफ ओमेगा जो है वो कुछ ऐसे निकलते हैं। एक्स ऑफ जी आपको लिखना आना चाहिए, वो प्लीज़ अपने सामने वो भी लिखना। तो ये उस आपके जो है ना पास वो जी ट्रांसफॉर्म बनेगा। ठीक है, और इसी सिग्नल का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लें तो हमारे पास इस तरह का सिग्नल बनेगा। मतलब बेसिकली जी ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्विवेलेंट होते हैं आर इज इक्वल टू 1 के ऊपर, बिकॉज फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा स्टेबल सिग्नल के लिए बनता है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा लीनियर स्केल के मतलब लीनियर नहीं खोल रहे तो मेरे पास ये सिग्नल बनेगा, लेकिन अगर मैं इसको जी ट्रांसफॉर्म के ऊपर ही मैप कर दूँ तो मेरे पास ये सिग्नल बनेगा। ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देखो, आई वुड एक्सपेक्ट कि मास को तो एक बात कम से कम ज़रूर समझ आए, लेकिन बाकियों को भी आनी चाहिए कि ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास, अगर आप नोट करो तो यहाँ पे मेरे पास ज़ीरो नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट का जो ज़ीरो था, ये जो सारे डिप्स नज़र आ रही है ना, बेसिकली यहाँ पे ज़ीरो पड़ा हुआ है, जिसकी एम्पलीट्यूड अचानक से ज़ीरो हो जाता है। इस पॉइंट के ऊपर डिप मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे जो ज़ीरो था वो बेसिकली पोल की वजह से कैंसिल आउट हो चुका हुआ है। तो ये मेरे पास एक एक्स ऑफ एन का जी ट्रांसफॉर्म प्लॉट हुआ हुआ है, और ये मेरे पास एक्स ऑफ एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो वो प्लॉट हुआ हुआ है, और रिलेशनशिप शो किया हुआ है एक्स ऑफ जी और एक्स ऑफ ओमेगा के दरमियान। अच्छा, ओके, वी कैन स्टॉप हेयर, और यहाँ से आगे का जो लेक्चर है उसको हम इंशाल्लाह कंसिडर करेंगे या कवर करेंगे अगली रिकॉर्डिंग में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।